अंधी सास की चार बिगड़ी बहुएं। श्वेता, नंदिनी, माही और काव्या अपने बॉयफ्रेंड के साथ नाचते हुए जमकर हॉल में बातें कर रही थी। इन सब की भनक उन चारों के पतियों को लग जाती है, जिसके बाद वो कहते हैं, श्वेता, तुम मेरे पीठ पीछे ये सब कर सकती हो? मैं जानता नहीं था। हद हो गई। वो तो शुक्र है माँ ने बता दिया। अरे भाई, हमारी ही गलती है जो हमने अपनी पत्नियों को इतनी छूट दे दी। काश इनकी लगाम पकड़ रखी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। बस बहुत हुआ, इन चारों ने मिलकर हम चारों को धोखा दिया है, इसलिए अब हम चारों इनको तलाक दे देंगे। सबसे बुरा ये लग रहा है कि तुमने हमारी अंधी माँ का फायदा उठाया। हाँ, हमने ऐसा किया, लेकिन हमें अब पछतावा हो गया। हमें माफ कर दीजिए, पर हम चारों को तलाक मत दीजिए आप सभी। बस बस, अपने मगरमच्छ के आंसू और माफी अपने पास रखो। आखिर ये सब क्या था? उन चारों के पतियों ने उन्हें इस तरह कैसे पकड़ा और अपनी अंधी सास का फायदा क्यों उठाया? ये सब जानने के लिए आपको कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सरोज के चारों बेटे धीरज, राघव, ध्रुव, सोहम की शादी श्वेता, नंदिनी, माही और काव्या से हो गई थी। चारों बहू बहुत ही अच्छी थी। कम समय में जल्दी काम करके घर का सारा काम निपटा लिया करती थी। सरोज को अपनी चारों बहू पर बहुत नाज था। ऐसे ही एक दिन सरोज का पेट दर्द होता है और वो कहती है, अरे बड़ी बहू नंदिनी, माही, काव्या, अरे कोई है तो आओ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज सुनकर चारों बहुएं अपने अपने नुस्खे लाकर कहती हैं, माँ जी, ये लीजिए, पुदीने की गोली है, इसे खा लीजिए, आपके पेट का दर्द बंद हो जाएगा। अरे नहीं माँ जी, काढ़ा पी लीजिए। माँ जी, आप सिकाई कर लो। माँ जी, केला खा लीजिए, ये 5 मिनट में आपको राहत दे देगा। अरे मेरी चारों बहुओं इतनी प्यारी हो, मेरा ख्याल रखती हो, तुम्हें पाकर तो मैं धन्य हूँ। जरा सा मुझे कुछ होता नहीं कि तुम चारों अपने उपचार लेकर मेरे पास खड़ी हो जाती हो। अब माँ जी, आपकी सेवा हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आपका ख्याल रखना भी तो जरूरी है। हाँ बहू, लाओ सिकाई कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। अरे श्वेता, जल्दी करो, ऑफिस जाना है। हम चारों यहाँ खड़े हुए हैं, हमारा नाश्ता भी लगा दो। जी आ रही है माँ जी, आप आराम करिए। चारों पत्नियां अपने पतियों को नाश्ता कराकर उनका टिफिन उन्हें दे देती हैं और चारों अपने पतियों को बाय करती हैं, जिसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं। कुछ देर बाद माही की दोस्त नताशा, जो कि हाई क्लास थी, आकर कहती है, हाय माही। हाय नताशा, कैसे आना हुआ? बस तुझे सरप्राइज देना चाहती थी, पर तूने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। और ये तूने अपना क्या हाल बना लिया है? शादी के बाद पहले तो तुम मेरी तरह ड्रेस पहनती थी, क्लब जाया करती थी। अरे हाँ, अब चलेगी मेरे साथ क्लब शॉर्ट ड्रेस पाके? नहीं यार, अब तो सास के साथ ही रहना होता है, क्या करेंगे अब जाकर, और ऐसे ड्रेस तो पहन भी नहीं सकते। तभी तीनों बहुएं आ जाती हैं और नताशा उन्हें भी क्लब जाने को कहती है। मना करते हुए भी नताशा उन्हें कहती है, ओह कम ऑन, तुम चारों आजकल की पढ़ी लिखी औरतें होकर कैसी बातें कर रही हो? देखो, पति तो 9 to 5 की जॉब में बिजी हैं, रात को आएंगे और क्लब 3 घंटे के लिए जाना है, तो अपनी सास को झूठ बोलकर निकल लो, सिंपल। वैसे नताशा, तुम ठीक कह रही हो, मेरा भी मन है वहां जाने का। नताशा के कहने पर चारों क्लब जाने के लिए मान जाती हैं और अगले दिन अपनी सास को शॉपिंग का बहाना लगाकर चारों बहुएं क्लब पहुंच जाती हैं, जहां वो नताशा के साथ शॉर्ट ड्रेस पहनकर डांस करती हैं। फिर नताशा चिपक चिपक कर एक लड़के के साथ डांस कर रही थी, तो साइड में माही कहती है, नताशा, तू शादीशुदा होने के बावजूद भी उस लड़के के इतने करीब क्यों जा रही है? वो तुझे छेड़ रहा है। नताशा की बातें सुनकर चारों बहुएं उसके सुरूर में आकर बिगड़ जाती हैं और गैर मर्दों के साथ डांस करने लगती हैं, जिन्हें अपने मतलब का बॉयफ्रेंड मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर अकेली सरोज जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती हैं और वो अंधी हो जाती है। हॉस्पिटल से कॉल आने पर उसके बहू बेटे उसके पास पहुंच जाते हैं, जहां वो कहते हैं, देख लो बेटा, कैसी हूँ। माँ जी, आपकी आंखें चली गई, माफ कर दीजिए माँ जी, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। नहीं बहू, तुम सामान खरीदने गई होगी और तुम चारों मेरी आंखें हो ना, मेरा ख्याल रखने के लिए। जी माँ जी। माँ, आप ठीक तो हो ना? वक्त गुजरता है, चारों के पति फिर से काम में उलझ गए थे और घर पर अंधी सास की फिक्र चारों बहुएं अब गम करने लगी थी।
वह नताशा के भड़काने पर चारों बहुएं अब अपने बॉयफ्रेंड को पति के पीछे और सास की नाक के नीचे लाकर अक्सर पार्टी किया करती थी। वो अक्सर अपनी सास को दोपहर के खाने में नींद की दवा मिलाकर दिया करती थी। अगले दिन भी श्वेता अपनी सास को खाने में नींद की दवा मिला देती है और सास को कहती है, माँ जी खाना खा लीजिए, आपकी दवाई का वक्त हो रहा है। ठीक है बहू। खाना खाने के साथ ही सरोज को गहरी नींद आ जाती है, जिसके बाद उसके बॉयफ्रेंड आते हैं। ये लो दीदी, हम चारों के जाने मन जाने जिगर आ गए। आ तो गए, लेकिन आज रम चखना लाकर माहौल भी सजाना है। जरूर जरूर। चारों अपने बॉयफ्रेंड के साथ चखना खाकर नाचते गाते हैं और 6 बजते ही चले जाते हैं। इतने में सरोज जागकर कहती है, हे राम, जब से अंधी हुई हूँ न जाने दवाइयों में ऐसा क्या है कि मेरा सर जगते ही फटने लगता है। धीरज को बोलूंगी कि डॉक्टर से दवाई बदलवा दे। अरे श्वेता, नंदिनी, काव्या बहू, माही, अरे जरा कोई तो आओ, मुझे चाय पिला दो। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तभी नंदिनी सास को चाय बनाकर दे देती है। अगले दिन उसे सुलाने के लिए जब श्वेता खाना देती है तो वो न खाना खाती न दवाई लेती और खाने को खिड़की के बाहर चिड़ियों के लिए रख देती है और सो जाती है। बहुओं को सोने का एहसास होता है और वो फिर से अपने बॉयफ्रेंड्स को घर पर बुला लेती हैं, जहां वो पार्टी करती हैं। तेज शोर में सरोज को वो सब सुनाई देता है और कहती है, भला इतनी दोपहरी में मेरी बहुएं गाने का शोर शराबा क्यों कर रही हैं? जरा जाकर देखती हूँ। सरोज थोड़ी और पास जाकर उनकी आवाज सुनती है तो उसे 3-4 आदमियों की भी आवाज सुनाई देती है और कहती है, ये क्या, मेरी चारों बहुएं गैर पुरुषों के साथ नाच गाना कर रही हैं? क्योंकि मेरे बेटों की आवाज नहीं है। लगता है मेरी बहू गलत रास्ते पर आकर कुछ गड़बड़ कर रही है, नजर रखनी होगी। बहुओं को अपनी सास के बारे में पता नहीं चलता। बहुएं जानती नहीं थी कि सास जितना प्यार करती है, गलत बात पर उतना ही सजा भी दे सकती है। उसकी आंखें भले ही नहीं थी, पर सुनने की शक्ति से वो स्थिति का अनुमान लगा लेती हैं। अगले दिन भी उसकी बहुएं खाना देती हैं तो वो खाना नहीं खाती और सोने का नाटक करती है। काव्या देखो, माँ जी सो गई हैं तो फोन करके उन्हें बुलाओ, फिर पार्टी भी करनी है। हाँ मैं अभी देखती हूँ। ये बोलकर काव्या सास को देखती है तो सोया हुआ पाती है, जिसके बाद फिर से चारों के बॉयफ्रेंड आते हैं और उनकी छुपकर आवाज सुनकर सरोज को बहुत तिलमिलाहट होती है। अपनी बहू की इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरे अंधे होने का और मेरे बेटे का मेहनत से काम करने का ऐसा फायदा उठाया उन्होंने। कभी तो ये आदर्श थी और आज बिगड़ी हुई। मैं अपने बेटों को इनकी हरकत बताकर ही रहूंगी। ये बोलकर सरोज कॉल करके अपने चारों बेटों को तुरंत घर पर आने को कहती है। उसकी बात सुनकर चारों बेटे घर आते हैं और पीछे के दरवाजे से जाकर अपनी बीवियों की करतूतों को देखकर उन्हें चांटा मारते हैं और साथ में उन आदमियों की भी पिटाई करके कहते हैं, अरे शर्म आती है तुम चारों को या नहीं, जो मेरी माँ का अंधी होने का फायदा उठाया? हद हो गई। अरे वो तो अच्छा हुआ जो माँ ने हमें इनकी हरकतें बताकर यहाँ बुला लिया, वरना आंखों देखा सच पता ही नहीं चलता। बस बहुत हुए, जिन्हें हमारी प्यार दी हुई आजादी और अंधी माँ की कदर नहीं है, उनके साथ हम नहीं रहना चाहते, इसलिए हम चारों अपनी पत्नियों को तलाक देते हैं। तभी चारों पत्नियां अपने पतियों के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं। नहीं नहीं राघव जी, हमें तलाक मत दीजिए, हम भटक गए थे, हमें माफ कर दीजिए। हाँ धीरज जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम उस औरत की बातों में आ गए और ये सब करने लगे। माँ जी हमें माफ कर दीजिए। नहीं, हम माफ नहीं करेंगे। बेटा, मेरी चारों बहू को अपनी गलती का पछतावा हो गया है, इन्हें माफ कर दे। पर माँ, ठीक है, सबक मिल चुका है, तो अब से ऐसा कभी न करना। जी कभी नहीं। और इस तरह चारों पत्नियां सुधर कर अपने पति और सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। सास की हुक्का पीने वाली बहू। रात का समय होता है। एक क्लब के अंदर कुछ लड़कियां बैठकर मजे से हुक्का पी रही होती हैं। अरे यार प्राची, और कब तक यहाँ हुक्का बार में बैठी रहेगी? अरे चल घर चलते हैं, नहीं गए तो बहुत पिटाई हो जाएगी आज हमारी। हाँ प्राची, तेरी वजह से हमें पिछली बार भी बहुत सुनने को मिला था, लेकिन अब और नहीं। अरे तुम दोनों क्यों इतनी चैं चैं कर रही हो? इस रंगीन रात का मजा उठाओ और मौज करो। ये हुक्का भी कितनी मस्त चीज है यार, मन करता है पीती जाऊं और बिल्कुल ना रुकूं। चल प्राची, छल्ले बनाते हैं। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बनाते हैं छल्ले। देखते ही देखते वो सभी लड़कियां छल्ले बनाने लगती हैं,
लेकिन तभी एक औरत पीछे से आकर प्राची के बाल पकड़ लेती है और अपनी चप्पल निकालकर उसे मारना शुरू कर देती है। अरे करम जली मनहूस, इस दिन के लिए तुझे मैंने पैदा किया था ताकि तू इस क्लब में आकर हुक्का पीती रहे और मैं आधी रात के समय तेरे घर आने का इंतजार करती रहूं। माँ छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी तुझे। आज तो मैं तुझे इतना मारूंगी कि फिर कभी इस हुक्का बार में आने की हिम्मत नहीं होगी तेरी, समझी तू? माँ आखिरी मौका दे दो इस बार, आज के बाद फिर कभी भी हुक्का नहीं पीऊंगी। आप जो कहोगे वही करूंगी, मैं वादा करती हूँ। प्राची की ये हालत देखकर उसकी सभी सहेलियां वहां से भाग जाती हैं, जिसके बाद प्राची की माँ उसे अपने साथ ले जाती है और अगले दिन सवेरे होते ही प्राची के पास आकर कहती है, ये लो प्राची, इन कपड़ों को पहनकर आधे घंटे में तैयार हो जाओ, आज तुम्हें देखने वाले आ रहे हैं। माँ आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं अभी शादी कैसे कर सकती हूँ? अभी मेरी उम्र ही क्या है, जरा मेरे बारे में तो सोचो। बस मैंने अब सोच लिया है, मैं तुम्हारी शादी कर रही हूँ, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मेहमान आते ही होंगे। प्राची को न चाहते हुए भी अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो रेडी होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी होने वाली सास मीना उसके देखते ही कहती है, अरे वाह रानी बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है, आओ बेटी मेरे पास आकर बैठो। मीना कुछ देर प्राची से बात करती है, जिसके बाद वो रिश्ता पक्का करके वहाँ से चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्राची की शादी राजीव से हो जाती है। वो अपने घर से विदा होकर राजीव के घर आ जाती है। शादी के कुछ दिन तक तो सब कुछ अच्छा खासा चलता है, लेकिन कुछ दिन बाद प्राची रात को अचानक से उठ जाती है। अरे यार, बस अब हद हो गई है, अब मुझसे और नहीं रहा जाता। जब तक 2 कस हुक्के के ना मार लूं, मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ तो हुक्का ही नहीं है। प्राची नींद से उठकर किचन में जाती है। क्यों ना मैं अपना फ्लेवर वाला हुक्का खुद ही बना लूं? ऐसा सोचकर प्राची रसोई से कुछ सामान इकट्ठा करके अपने घर की छत पर ले जाती है और वहां बैठकर आराम से अपना हुक्का बनाती है और उसके कश मार मार कर हुक्के का आनंद उठाती है। हाय क्या जिंदगी थी मेरी, जब मैं हुक्का पिया करती थी और मेरी सभी सहेलियां मेरे साथ हुआ करती थी। प्राची अपने हुक्के वाले दिनों को याद कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ राजीव नींद से जाग जाता है और अपने बिस्तर पर अपनी पत्नी प्राची को न देखकर घबरा जाता है। अरे ये प्राची कहाँ गई? वो उसे ढूंढने के लिए कमरे से बाहर निकलता है, जिसके बाद वो सबसे पहले रसोई में जाता है और उसके बाद गार्डन में। अरे ये प्राची कहाँ गई इतनी रात को? कहीं छत पर तो नहीं है? क्या पता खुली हवा खाने के लिए चली गई हो, एक बार देख कर आता हूँ। राजीव उसे छत पर देखने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे प्राची नजर ही नहीं आती। जब वो वापस अपने कमरे में पहुंचता है तो बिस्तर पर प्राची को सोता हुआ देख हैरान रह जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है? प्राची तो कमरे में ही है और सो भी रही है। बेचारा राजीव परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो चुपचाप से सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, प्राची नाश्ते की टेबल पर नाश्ता लगा रही होती है, जिसे देखते ही राजीव उससे कहता है, अरे प्राची, क्या तुम रात के समय नींद से उठकर कहीं गई थी क्या? अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आपको तो पता ही है मैं दिन भर काम करके कितना थक जाती हूँ। एक बार सोने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सी दुनिया में पहुँच गई। ये सुनने के बाद राजीव अपने मन में सोचता है, लगता है मुझे ही नींद में होश नहीं था, तभी मेरे साथ ऐसा हुआ। वहीं प्राची भी अपने मन में सोचती है, ओहो बाल बाल बच गई। अगर रात को मैंने छत से राजीव जी को गार्डन में देखा नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। ऐसा सोचकर वो अपना काम करने लगती है, जिसके बाद राजीव ऑफिस के लिए निकल जाता है और तभी प्राची की सास मीना उसे अपने कमरे में बुलाती है। अरे बहू, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे अब इस बुढ़िया को क्या हुआ? कहीं इसने मुझे रात को हुक्का पीते हुए तो नहीं देख लिया? अरे बहू, जिंदा है ना? क्या तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? आई माँ जी। जैसे ही प्राची अपनी सास के कमरे में जाती है, उसकी सास कई सारे गहने लेकर बैठी होती है। अरे माँ जी, ये क्या? कहीं आपने गहने बेचने का काम तो नहीं शुरू कर दिया? अरे नहीं बहू, ये तो हमारे खानदानी जेवर हैं। ये ले, अब तू इस घर की बहू है, इसलिए अब से ये गहने जेवर तेरे हुए। इतने सारे गहने देखकर प्राची बहुत खुश होती है। तभी उसकी सास मीना कहती है,
बहू, आज रात तुम दोनों की शादी का जश्न है। मैंने हमारे सभी मेहमानों को बुलाया है। इन जेवर के साथ अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार हो जाना। प्राची बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद रात होते ही वो गहने और कपड़े पहनकर अच्छे से तैयार हो जाती है। जश्न में सभी मेहमान होते हैं, यहाँ तक कि कुछ मेहमानों के लिए जश्न में हुक्का भी मंगवाया होता है। हुक्के को देखकर प्राची अपने मन ही मन सोचती है, अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? क्या सच में इस जश्न में हुक्का भी मंगवाया गया है? लेकिन मैं तो ये हुक्का पी ही नहीं सकती। अब क्या करूँ? मुझे हुक्का पीने का मन कर रहा है। प्राची बार बार हुक्का पीने वालों के पास जाती है और हुक्के की खुशबू सूंघ कर रह जाती है। प्राची का हुक्का पीने का बहुत मन करता है, लेकिन वो हुक्का पी नहीं पाती, जिसकी वजह से वो चुपचाप किसी तरह एक हुक्के का सामान छुपा कर छत पर ले जाती है और छत पर हुक्का पीने लगती है। अरे वाह, क्या बात है! इस हुक्के को पीकर तो मजा ही आ गया। तभी उसकी सास मीना छत पर हुक्का लेकर पहुंच जाती है, जिसके बाद मीना प्राची को हुक्का पीते हुए देख उससे कहती है, अरे बहू, तू यहाँ छत पर क्या कर रही है? और तू हुक्का भी पीती है? वो माँ जी, बस यूं ही। बस मैं तो ताजी हवा खाने के लिए आई थी यहाँ। डर मत बहू, तू सच बोल, क्योंकि मैंने तुझे हुक्का पीते हुए देख लिया था। वैसे मैं भी यहाँ हुक्का पीने आई हूँ। मेरी माँ ने मेरी शादी जबरदस्ती करवा दी थी, लेकिन ये हुक्का पीने की आदत छूट ही नहीं पाई, इसलिए छुप छुप कर यहाँ पी लेती हूँ। दोनों सास बहू का एक जैसा हाल था। उस दिन के बाद दोनों सास बहू छुप छुप कर हुक्का पीती रहती हैं। अब प्राची अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती है। 3 अत्याचारी बहू की बूढ़ी सास। शारदा के घर बहुतेरी औरतों का जमावाड़ा लगा है। आखिरकार शारदा 3 बहुओं की सास जो बनी है। दुल्हन के लिबास में दहलीज पर खड़ी अपनी 3 बहुओं का स्वागत करते हुए शारदा कहती है, काया, कीर्ति और काम्या, आओ बहू, इस कलश को अपने शुभ कदमों से घर के भीतर उड़ेलकर गृह प्रवेश करो। तीनों बहू गृह प्रवेश करके सोफे पर चुप्पी साध कर बैठ जाती हैं, जहां गांव की औरतें बारी बारी दुल्हन का मुंह देखती हैं और झुमरी शारदा की तीनों बहुओं का बखान करते हुए बोलती है, 100% सच बोला थे शारदा भौजाई, तुम्हारे तीनों बिटवा के भाग्य बड़े बलवान हैं। चांद जैसन चमचमत महेरिया मिल गई है इको। और तोहरा भाग भी बड़ा बलवान है। हीरे जैसन सुंदर बहुरिया से आंगन अंजोर हो गायल तोहार। अरे झुमरी, मेरी बहू की सुंदरता का बखान करके कहीं टोक मत लगा दियो इनको। थोड़ी ही देर में सभी औरतें अपने घरों की ओर चली जाती हैं, जिसके बाद बहुएं उठकर अपने कमरे का रास्ता पकड़ लेती हैं। ये तीनों बहुओं को क्या हो गया? बिना कुछ कहे बोले चली गई। लगता है शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई है बेचारी। शादी की सवेर ही शारदा के तीनों बेटे काम के सिलसिले से शहर चले जाते हैं। हमेशा की तरह शारदा अगले दिन सुबह सवेरे उठ जाती है और घर को निहारते हुए कहती है, 3 बहू के रहते अब तक रसोई घर बेजान बेरंग पड़ा है। शायद तेरी तीनों बहुरानियां उठी नहीं शारदा। एकाएक शारदा की तीनों बहुएं सीढ़ियों से उतरती हुई सोफे पर आ बैठती हैं। शारदा के सामने फरमाइश करते हुए वो कहती हैं, अरे ओ सासू माँ, जल्दी से मेरे लिए लिप्टन ग्रीन टी बनाकर लाओ, उसके बाद मुझे जॉगिंग पर जाना है। सासू माँ, मेरे लिए ओनली ब्लैक कॉफी बहुत है। मेरे लिए कैपेचिनो ले आना माँ जी। अपनी तीनों बहुओं के शहरी स्वर सुनकर भोली भाली शारदा स्तब्ध रह जाती है। अरे अब बुत बनी खड़ी क्यों हो? बहरी हो क्या? सुना नहीं? तुम्हारी बहुओं ने तुम्हें कुछ बनाने को बोला है ना? शारदा बिना जवाब दिए रसोई घर का रुख करती है। कुछ ही देर में वो उनकी फरमाइश पूरी करती है। तभी एकाएक 3 बहुएं उसे खूब सारी खरी खोटी सुनाने लगती हैं। आहा थो, अरे ओ गवार बुढ़िया, ये कैसी गंदी गलीच कॉफी बनाई है, यख। कैपेचिनो का भी चीनी कम वाला हाल है। ये देहाती होते ही अतरंगी हैं। बस कर बहू, मैं तुम तीनों को बतौर बिहाकर बहू बनाकर इसीलिए नहीं लाई कि मैं अपनी बहुओं की बाई बनकर उनकी जी हुजूरी करूं। बेवकूफ बढ़िया, शायद तू जानती नहीं, हमारे चुटकी बजाते ही बहुत कुछ बदल सकता है। या तो चुपचाप अपनी बहुओं की बाई बनकर रहे, या फिर हम तीनों तेरे 3 अनमोल रत्नों को अपने साथ लेकर शहर चली जाएंगी। बस एक फोन कॉल करते ही तेरे तीनों बेटे हमारे लिए भागे भागे चले आएंगे और हम उन्हें ऐसी पट्टी पड़ाएंगे कि तेरी वो एक नहीं सुनेंगे। फिर सारी जिंदगी मक्खियां मारती रहना।
अपनी तीनों बहुओं की बतौर बड़ी साजिश सुनकर बेचारी बूढ़ी सास शारदा हैरत अंगेज हो जाती है और घुटनों पर बैठकर बिलखते हुए बोलती है, अरे नहीं बहू, मुझ बेबस बुढ़िया पर ऐसा गजब न करना। तुम तीनों जो कहोगी मैं वो करूंगी। तो फिर अपने तीनों सपूतों की सौगंध खा कर कहे। मैं अपने बेटों की कसम खाकर कहती हूँ कि ये बात केवल मुझ बुढ़िया और तुम तीनों बहुओं के बीच ही रहेगी। शाबाश। शारदा के मन में बेटों से दूर होने का ख्याल इस कदर बड़ा खौफ बनकर उभर आता है कि वो बेचारी अपनी बहुओं की बाई बन जाती है। ये कहानी है समयपुरा गांव में रहने वाली शारदा की, जिसका सालों से सास बनने का सपना था और उसकी बहुएं उसकी बड़ी सेवा करें, मगर नियति ने तो पासा ही उलट पलट कर दिया और संस्कारी बहुओं की बजाय बदकिस्मती से उसके घर 3 अत्याचारी बहुओं के कदम पड़ गए। समय गुजरता गया। अरे ओ बुढ़िया, हम तीनों बहुएं शॉपिंग करने जा रही हैं। हमारे आने तक अगर घर चकाचक चमकता नहीं दिखा तो तेरी बूढ़ी बेजान चमड़ी को उधेड़ने में हम बहुएं जरा भी नहीं हिचकेंगी। ठीक है बहू। बेचारी बूढ़ी शारदा बहुओं के जाने के बाद काम करते हुए बिलख कर कहती है, ये कैसी बेबसी है। अपने बेटों से दूरी साधने के चलते अपने ही घर में मैं बुढ़िया औरत बतौर बाई बनकर काम करने को मजबूर हो गई हूँ। ऐसी बेपरवाह बहुओं की सास बनना श्राप से बढ़कर है। काश कि मेरे तीनों बेटे यहाँ होते। थोड़ी देर बाद शारदा की तीनों बहुएं शॉपिंग बैग्स के साथ सोफे पर आकर पसर जाती हैं। उफ यार, मेरे पाँव में बहुत तेज पेन हो रहा है। अरे ओ मेरी बुढ़िया, वहाँ दूर क्या बैठ कर रही है? चल यहाँ आकर मेरे पैर दबा। शारदा कीर्ति के पाँव दबाने लगती है। तभी कीर्ति बुरा बेबाक मुंह बनाकर इस कदर शारदा को झड़कती है कि वो कुछ दूर जा गिरती है। आह, मेरा हाथ माँ। अरे बंद कर ये बेबुनियादी नौटंकी। खाने को तो 10 जनों की खुराक अकेले खत्म कर जाए, जानबूझकर बेजान बेमन तौर से पाँव दबा रही थी मेरे। बहू, मुझ बुढ़िया के बेजान हाथों में तुम्हारे जितना जोर नहीं। ये सुनकर दूसरी बहू बेरहमी से बेचारी बूढ़ी शारदा की बाल पकड़कर बोलती है, देखो तो जरा, पैर दबाने के लिए जान नहीं बुढ़िया में, मगर पटर पटर बोलने के लिए गज भर की जुबान बिना थके चली जा रही है। आ बहू, अपनी बूढ़ी बेबस सास पर तरस खाओ। मेरे बाल छोड़ दो। गुजरते समय के साथ बेचारी बूढ़ी शारदा पर तीनों बहुओं की जोर ज्यादती बढ़ती चली जाती है। कभी वो जानबूझकर उसके कामों में नुक्स निकालती, तो कभी सारा दिन उसे खाना पकवाती, तो कभी अपनी सेवा बाड़ी कराती। बेहिसाब कामकाज के चलते बेचारी बूढ़ी शारदा का शरीर साथ छोड़ चुका था। बीमारी के बिस्तर ने उसे अपनी जकड़न में ले लिया। उसी बीच तीनों बहुओं के माता पिता उनके ससुराल आ धमकते हैं। कीर्ति, काया, काम्या, कहाँ हो तीनों? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। शारदा धीमे कदमों से बाहर आकर करहाती हुई कहती है, अरे कौन है भाई? अरे समधी जी आप? अरे समधन जी, आप इतनी कमजोर कैसे हुई और आपका चेहरा क्यों कुमला गया? इससे पहले कि शारदा कुछ बोल पाती, वो बेहोश हो जाती है। ब्रज फौरन डॉक्टर को बुलाता है। अरे डॉक्टर साहब, सब गनीमत तो है ना? देखिए, इनकी सेहत बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इस बढ़ते बुढ़ापे में भूख मारकर बेहिसाब श्रम करने की वजह से इनका शरीर पूर्णतया थक चुका है, इसलिए इन्हें बीमारी ने अपने चपेटे में ले लिया है। उसी पल छिन्न शारदा बेहोशी से बाहर आकर रोते बिलखते हुए ब्रिज से सारी वारदात साझा करती है। तभी ब्रिज की तीनों बेटियां वहां दस्तक देती हैं। डैडी, आप यहाँ? मत कहो मुझे अपना डैडी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटियां अपनी सास पर इस कदर कहर ढाएंगी। अरे क्या खोट रह गई थी इस पिता की परवरिश में। जिस सास ने तुम तीनों बहू से अपने बेटे को साझा किया, तुमने उसी सास पर सैकड़ों सितम सताव बरसाए। अरे कुछ नहीं तो अपनी बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज रखती। पिता की फटकार तीनों बहुओं को बेतहाशा शर्मसार कर देती है। तीनों बहुएं रोते बिलखते हुए शारदा के पाँव में गिरते हुए बोलती हैं, सासू माँ, हमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, मगर हो सके तो अपनी बेबाक बहुओं को माफ कर दीजिए। हाँ सासू माँ, हमें एक मौका दे दीजिए ताकि हम अपनी भूल को सुधार सकें। माँ जी, हम बहुओं ने आपके ऊपर सैकड़ों अत्याचार किए हैं। आप हमको जो भी कहना चाहे, दुराचारी अहंकारी कह दीजिए, मगर हमें माफ कर दीजिए, वरना पिताजी हम बहुओं से नाता तोड़ देंगे। बस करो बहुओं, मैं तुम्हें ऐसे रोते बिलखते देख नहीं सकती। अरे बहुएं ससुराल की लक्ष्मी होती हैं, वो ससुराल की बहार बनकर आती हैं। तुम्हें दुखी देखकर मेरा कलेजा कचोट रहा है।
आओ अपनी सास के गले लग जाओ। शारदा बीती बातों को भुलाकर अपनी बहुओं को माफ कर देती है। तीनों उमा की बहुएं बात ससुराल सुनकर की वे बागडोर सभी रसोई में संभालकर शारदा जाकर के काम करना शुरू सालों कर के देती सपने हैं को आयाम और देते आपस हुए में बात बाहर करना। उमा की रसोई बात में सुनकर फिर वे कभी सभी खड़ूस रसोई सास में है हमारी। जाकर काम करना